इस कहानी में हर देवता का अलग स्वभाव है। ये है अपोलो, सूर्य देवता। वो सूरज और प्रकाश पर नियंत्रण करता है, जो हर परेशानी में भी मुस्कुराना जानता है। यह है हेडिस, मृतकों का राजा। उसका काम है अंडरवर्ल्ड यानी पाताल लोक पर शासन करना और आत्माओं को नियंत्रित करना। जो खुद को मनहूस मानने वाला एक शांत देवता है। यह है तुसिकीतो, चंद्रमा का देवता। उसका काम है रात समय और चंद्रमा यानी चांद की ऊर्जा को नियंत्रित करना। वो बेहद गंभीर रहने वाला एक देवता है, जो हर चीज को नियमों के हिसाब से करता है। यह ताकेरू, युद्ध और बिजली का देवता। उसका काम है तूफानों और युद्धों को नियंत्रित करना, योद्धाओं का मार्गदर्शन करना। वो गुस्सैल स्वभाव का है। यह है बाल्डर, प्रकाश और सौंदर्य का देवता। उसका काम है शांति और समृद्धि लाना, लेकिन उसकी नियति मृत्यु से जुड़ी हुई है। वो हर किसी को अपनी ओर खींचने वाला आकर्षक देवता है। यह है लौकिक, चालाकी और शरारतों का देवता। उसका काम है भ्रम पैदा करना, खेल खेल में दूसरों को चेतावनी देना और अपनी शरारतों से चीजों को बदलना। यह है डायोनिसिस, नशे और उत्सव का देवता। उसका काम है मदिरा, खुशी और उत्सव से लोगों को खुश रखना। यह है थॉर, आकाश और बिजली का देवता। उसका काम है अपने हथौड़े से तूफानों को नियंत्रित करना और देवताओं की रक्षा करना। यूई एक इंसान है और उसका काम है इन सभी देवताओं को प्यार और इंसानी भावनाओं को समझाना, ताकि वे इंसानों से फिर से जुड़ सके और भविष्य में होने वाले एक भयानक घटना से बच सके। ये कहानी है यूई कुसानागी की। वो हाई स्कूल में पढ़ती है। बहुत जल्द उसकी ग्रेजुएशन होने वाली है। उसे अपने भविष्य को लेकर चिंता है। बचपन से लेकर आज तक वो तलवारबाजी का अभ्यास कर रही है। एक शिरीन यानी मंदिर में पले बड़े होने के कारण वो अन्य लड़कियों की तुलना में थोड़ी अधिक पारंपरिक है। वो शिरीन में अपने मम्मी पापा और भाइयों के साथ रहती है। एक दिन उसे एक आवाज सुनाई देती है जो उसका नाम पुकार रही होती है। तभी उसे स्टोर रूम के अंदर से अजीब सी रोशनी दिखाई देती है। वो स्टोर रूम के अंदर जाती है। वहाँ उसे एक रहस्यमय चमकती हुई तलवार दिखाई देती है। जैसे ही वो उस तलवार को छूती है, उसके चारों ओर बिजली चमकने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। यूई अब एक अनजानी दुनिया में है। वो सोचती है ये जगह कौन सी है। वो अपने फोन को चेक करती है, लेकिन उसमें नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। उसके सामने तलवार भी होती है। तलवार एक बार फिर रहस्यमय तरीके से चमकती है। अब उस तलवार का आकार छोटा हो चुका है और वो यूई के गले में एक पेंडेंट के रूप में बदल चुकी है। तभी उसके सामने एक लड़का आता है जो एक देवता है। वो कहता है तुम उसके द्वारा बनाए गए क्रूर खेल में फंस चुकी हो। यूई को लगता है ये लड़का बहुत सुंदर है, लेकिन जब वो उससे बात करने की कोशिश करती है तब वो उसे अपने पास आने के लिए मना करता है, क्योंकि उसकी नजरों में जो भी उसके करीब आया है या फिर बात करने की कोशिश की है वो उसकी जिंदगी में दुख लेकर आएगा। वो वहाँ से जाने लगता है। यूई उसका पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन वो गिर जाती है। तभी उसके सामने एक खरगोश आता है। वो सोचती है जरूर ये किसी का पालतू जानवर होगा। वो उस खरगोश का पीछा करते हुए एक क्लासरूम में पहुंचती है, जहाँ वो खरगोश के मालिक से मिलती है। वो पूछती है ये जगह कौन सी है। वो जवाब देता है कोई नहीं बता सकता है। यूई को वो लड़का दिखने में खूबसूरत लगता है। वो भी एक देवता है। वो उसे बताती है वो इस जगह कैसे पहुंची। तभी उस लड़के का दोस्त उस क्लासरूम के अंदर आता है। वो भी एक देवता है। वो यूई के पास जाकर बोलता है तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। यूई को वो लड़का बहुत अजीब लग रहा होता है, क्योंकि किसी ने उससे आज से पहले से बात नहीं की है। वो अपने दोस्त की कलाई पकड़कर उसे यूई के सामने से ले जा रहा होता है। यूई उनसे बात करनी चाहती है, लेकिन वो यूई को कहता है कि वो उसका पीछा ना करे। इसके बाद यूई सीढ़ियाँ चढ़ती है। वो सोच रही होती है कि उसके परिवार को उसकी फिक्र हो रही होगी। वह छत पर पहुंचती है और बाहर का नजारा देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वो एक अनजानी दुनिया में थी। वो दुनिया बहुत खूबसूरत है। तभी उसके सामने उड़ता हुआ घोड़ा आता है। यूई डरकर सीढ़ियों से नीचे भागने लगती है। वो ये सोच ही रही होती है कि वो इस समय कहाँ है। तभी वह एक लड़के से टकराती है। वो भी एक देवता है। वो पूछता है क्या उसने उसके दोस्त को देखा है जिसकी नीली आंखें है, जो दिखने में बहुत खूबसूरत है। यूई जवाब देती है नहीं। तो वो कहता है वो इस समय जल्दबाजी में है। यूई उससे कुछ पूछने वाली होती है, उससे पहले ही वो जल्दी से भाग जाता है। यूई इतना तो समझ चुकी है कि वो एक खूबसूरत बगीचे में है और शायद ये एक अकेडमी यानी स्कूल है। घूमते हुए यूई की मुलाकात एक लड़के से होती है जो उसी लड़के का दोस्त है जिसे उसका दोस्त ढूंढ रहा था। वो उसके बारे में उसे बताती है। वो जवाब देता है वो नहीं जानता कि वो यहाँ पर कैसे पहुंचा। वह पूछती है कि ये जगह कौन सी है। वो कहता है मुझे नहीं पता। वो उसे बताता है वो अपने दोस्त से बात कर रहा था। तभी वह अचानक बेहोश हो गया और जैसे ही उसे होश आया उसने अपने
अपने आप को इस दुनिया में पाया। वो बातचीत कर ही रही होते हैं, तभी वह लड़खड़ा जाता है। यूई जल्दी से पूछती है क्या वह ठीक है। वो मुस्कुराते हुए कहता है मैं ठीक हूँ और मैं अक्सर ठोकर खाकर गिरते रहता हूँ। जैसे ही वो यूई के लिए हाथ बढ़ाता है वो फिर से लड़खड़ा जाता है और गलती से गिर जाता है। वो माफी मांगते हुए कहता है तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर है। वो शर्मा कर जवाब देती है तुम्हारी भी। तभी उसका दोस्त वहाँ आता है। वो यूई और अपने दोस्त को साथ में देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो अपने दोस्त को बताता है कि वो यहाँ किसी से मिला था और उसे लगता है ये जगह किसी ने बनाई है और हम सब इस जगह में कैद हो चुके हैं। वो अपने दोस्त को वहाँ से ले जाने लगता है। वो यूई की और एक टॉफी फेंकता है जो उसके सामने फट जाती है। धुआं साफ होने के बाद यूई को वही आवाज फिर से उसका नाम पुकारती है जो उसने उस स्टोर रूम से सुनी थी। तभी उसके सामने एक दरवाजा प्रकट होता है। आवाज उसे अंदर आने के लिए कहती है। अंदर एक व्यक्ति बैठा हुआ था जो उसे इस दुनिया में आने के लिए धन्यवाद करता है। यूई पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है और उसे इस जगह क्यों लाया गया है। वो खुद को जियोस बताता है जो स्वर्ग पर शासन करने वाला एक देवता है। यूई पूछती है क्या वो सच में वो जियोस है जिसके बारे में ग्रीक पौराणिक कथाओं में बताया गया है। वो कहता है अज्ञानी मनुष्यों ने भी उसका ये नाम जरूर सुना होगा। इसे साबित करने के लिए जियोस अपना रूप बदलकर एक छोटे लड़के का रूप ले लेता है और फिर यूई से पूछता है क्या उसे अगली बार गड़गड़ाहट करनी चाहिए। वो तुरंत जवाब देती है। उसे विश्वास हो चुका है कि वो वही जियोस है जिसके बारे में ग्रीक पौराणिक कथाओं में जिक्र है। जियोस बताते हैं प्राचीन काल से ही देवताओं को मनुष्यों से प्रेम करना चाहिए और उनकी पूजा भी मनुष्यों को जरूर करनी चाहिए। आज के मनुष्य पूजा नहीं करते हैं इसलिए देवताओं को शक्ति नहीं मिल पा रही है और आज मनुष्य और देवताओं के बीच का संबंध बहुत कमजोर होता जा रहा है। भविष्य में एक भयानक घटना होने वाली है। उस भयानक भविष्य से बचने के लिए देवताओं को मनुष्यों के बारे में पता होना चाहिए कि मनुष्य क्या है और प्रेम क्या है। और तुम पहले ही 5 देवताओं से मिल चुकी हो। समझाना है कि मनुष्य क्या है और प्रेम क्या है। अगर तुमने ये काम पूरा कर लिया तो एक भयानक भविष्य से बचा जा सकता है। यही वजह है कि मैंने ये स्कूल बनाया है जहाँ देवता और इंसान साथ में पढ़ सकते हैं। तुम उनके साथ रहोगे और उन्हें मानवता के बारे में सिखाओगी। यूई हैरान हो जाती है और कहती है पहले तो आपने मेरा अपहरण किया और अब आप मुझे ये काम सौंप रहे हो। जियोस कहता है तुम्हें ये काम करना ही होगा। यूई जवाब देती है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। वो कहता है जब तक तुम मेरा ये दिया हुआ काम पूरा नहीं करोगी तब तक तुम अपनी दुनिया में नहीं जा सकती हो। यूई वहाँ से चले जाती है। उसके कमरे में कोई मौजूद है। वो जियोस से पूछता है क्या उसे लगता है कि वो इंसान उसका दिया हुआ काम पूरा कर सकती है। वो मुस्कुराते हुए कहता है उस तलवार ने उस लड़की को चुना है और वही इस काम को पूरा कर सकती है। यूई उस कमरे से बाहर आ चुकी है। वो घुटनों पर बैठ जाती है। वो उस समय बहुत ज्यादा रो रही थी। वो अपनी दुनिया में वापस जाना चाहती है। यूई को एहसास हो जाता है कि ये काम बहुत कठिन है। देवता उसे गंभीरता से नहीं लेते और कुछ तो उसका मजाक उड़ाते हैं। वो ये सब सोच ही रही होती है तभी उसके सामने एक लड़का आता है। वो भी एक देवता है। वो अपना नाम अपोलो बताता है। वो पूछता है क्या तुम एक इंसान हो जिसके बारे में उसने सुना है। यूई अपना नाम बताती है। वो भी उसे अपना नाम बताता है। अपोलो उसके गाल को छूता है और कहता है ये पहली बार है जब मैं किसी लड़की से मिला हूँ जो एक इंसान है। यूई हकलाते हुए कहती है तुम मेरे बहुत ज्यादा करीब आ चुके हो। जिसके बाद वो उसके हाथ पर किस करता है। वो समझ जाता है कि यूई डर रही है। वो उसे बताता है कि हमारे यहाँ ऐसे ही मिला जाता है और मैं जानता हूँ कि तुम्हें इंसान हो। मैं इसे चुना गया है ताकि तुम युवा देवताओं को मानवता सिखा सको और मुझे विश्वास है कि तुम ऐसा कर पाओगी। वो सीटी बजाकर उड़ने वाले घोड़े पेगासस को बुलाता है। जिसके बाद वो दोनों पेगासस पर उड़ते हैं। उन्हें दूर से एक देवता बाल्डर देख रहा होता है जो उनकी नजदीकी से खुश नहीं है। आसमान से वो दोनों देखते हैं कि वो एक द्वीप में है
वो एकेडमी में वापस आते हैं। जियोस उन सबका स्वागत करता है। जियोस कहता है मैं चाहता हूँ तुम इंसानों के बारे में सीखो जिससे देवता और इंसानों के बीच संबंध बेहतर हो सके। और यूई का ये काम है युवा देवताओं को प्यार और इंसानी भावनाओं की शिक्षा देना। और अगर देवता कुछ भी नहीं सीख पाए तो वो अपनी असली दुनिया में कभी वापस नहीं लौट पाएंगे। लॉकी कहता है कि तुम्हें लगता है हम तुम्हारा काम मानेंगे। वो गुस्से में कहता है मुझे और मेरे भाई को हमारी दुनिया में वापस भेजो। वो दोनों जियोस पर हमला करते हैं लेकिन वो बिजली का उपयोग करता है और युवा देवताओं की शक्तियों की सीमा बंद कर देता है ताकि उसके द्वारा बनाए गए खूबसूरत बगीचे और स्कूल को नष्ट न किया जा सके। वो उनकी दिव्य शक्ति को उनके शरीर पर एक आभूषण की मदद से रोकता है। जियोस उन्हें एक बड़ा कंटेनर दिखाकर कहता है ये कंटेनर तब भरेगा जब युवा देवता मानवता को समझेंगे और उनके पास सिर्फ 1 साल का वक्त है। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो हमेशा के लिए इस दुनिया में कैद हो जाएंगे। सब देवता शिकायत करते हैं तो जियोस उन्हें बताता है कि वह उनके इस व्यवहार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा और थॉथ को बुलाता है। थॉथ खुद को मिश्र के ज्ञान के देवता के रूप में बताता है। जियोस आत्माओं को देवताओं के साथ पढ़ने का कार्य करने के लिए बनाता है। वह यूई को बताता है कि उसकी जिम्मेदारी है कि युवा देवता इस स्कूल में ग्रेजुएट हो सके। थॉथ उन्हें कल स्कूल में आने के लिए कहता है और यूई को अपने साथ चलने के लिए कहता है। वो यूई से कहता है जियोस ने इस स्कूल को मनुष्यों के स्कूल के आधार पर बनाया है जहाँ सभी सुख सुविधाएं होती है। ऐसे ही तुम्हें इस स्कूल में कैफेटेरिया में खाना मिलेगा। यूई से पूछती है कि जियोस बहुत स्वार्थी है क्योंकि उन्होंने उसे उसके परिवार से दूर किया है। वो मुस्कुराते हुए कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि साल के अंत में वह समय के देवता क्रोनोस की शक्तियों के माध्यम से उस समय में वापस आ जाएगी जहाँ से वह आई है। वो यूई को उसको कमरा दिखाते हुए कहता है अगर तुम्हें मुझे ढूंढना होगा तब मैं तुम्हें लाइब्रेरी में मिलूंगा। यूई अपने कमरे में आती है। वो एक यूनिफॉर्म और स्टूडेंट के हैंडबुक को देखती है। वह एक गुड़िया मेलिसा से मिलती है। वो कहता है जियोस ने उसे गलती से बनाया है। वो मिट्टी से बना है लेकिन उसे अपना शरीर बहुत प्यारा लगता है। वो यूई का सीनियर है। जब भी वो परेशानी में होगी तब वो उससे बात करेगा। अगर वो चाहे तो उसके कंधे पर सर रख के रो सकती है। यूई मुस्कुराती है। जापानी देवता अपने कमरे में है। वो यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना चाहता है। वो कहता है हमें ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। वो कहता है मैं जियोस की बात बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। ग्रीक देवताओं के कमरे में अपोलो और डायनिसिस गर्म पानी के झरने में है। डायनिसिस अपोलो से पूछता है क्या वह इस स्कूल में अपनी ग्रेजुएशन पूरी करेगा। अपोलो जवाब देता है कि वो इस काम को करना चाहता है। वो भी इस कमरे में मौजूद है। नॉर्स देवता ने भी मान लिया है कि वो इस जगह कैद हो चुके हैं। यूई अपने कमरे में सोच रही है कि काश ये सब एक सपना हो और कल जब वो जागे तो वो अपनी असली दुनिया में हो जहाँ वो अपने परिवार के साथ हो। अगली सुबह मेलिसा भी जाग चुका है। यूई स्कूल में जाने के लिए तैयार है। उसने ठान लिया है कि वो जियोस का दिया हुआ काम जरूर पूरा करेगी। यूई ऑडिटोरियम में पहुंचती है तो ऑडिटोरियम खाली होता है लेकिन जल्दी वहाँ बाल्डर आता है। वो जैसे ही उससे बात करने के लिए आगे बढ़ता है वो नीचे गिर जाता है। यूई उसे भी गुड मॉर्निंग कहती है। बाल्डर खुश हो जाता है क्योंकि उसे उसका नाम याद है। यूई कहती है कि उसे अच्छा लगा कि ऑडिटोरियम में कोई देवता आया है। बाल्डर जवाब देता है कि वह पहली बार स्कूल जा रहा है इसलिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। जिसके बाद वो यूई से पूछता है कि क्या वो अपोलो को पहले से जानती थी क्योंकि उसने उन दोनों को कल पेगासस पर उड़ते हुए देखा था। तभी वहाँ अपोलो और तुसिकेतो आते हैं। अपोलो उन दोनों का खुशी से स्वागत करता है। वे चारों स्टेज पर दूसरे देवताओं का इंतजार कर रहे होते हैं लेकिन वहाँ कोई नहीं आता है। उन्हें नहीं पता कि ऑडिटोरियम में अब क्या होने वाला है। यूई ने समझाते सभी छात्र एक जगह इकट्ठा होंगे जहाँ सभी एक साथ कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने का वादा करेंगे। जब वो देखती है तो तुसिकेतो इस बारे में नोट में लिख रहा होता है। वह उससे कहती है ऐसा करने की जरूरत नहीं है लेकिन वह उसके शब्दों को भी नोट कर लेता है। अपोलो कहता है कि उन्हें दूसरे देवताओं को ढूंढना होगा। अपोलो ने सुझाव देता है कि प्रवेश समारोह में शामिल होने के लिए उन्हें दूसरे देवताओं को मनाना होगा। यूई ताकेरू को एक पेड़ के नीचे बैठा देखती है। वह उसके करीब जाती है। वो उस समय सो रहा होता है। ताकेरू होश में आता है। वो यूई से पूछता है कि वो उसे इतना घूर क्यों रही है। यूई जल्दी से अपना फोन इस्तेमाल करके उसे उसका कैमरा दिखाती है। ताकेरू हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि ये काम शायद यूई का है। यूई उसे मना करती है। लॉकी उसके सामने आकर कहता है ये काम मेरा है और मस्ती में भागने लगता है। ताकेरू उसका पीछा करने लगता है। उन्हें ढूंढते समय यूई की मुलाकात एक देवता से होती है लेकिन वह उसे दूर रहने के लिए कहता है क्योंकि उसके पास रहने से उसे दुख होगा और वो
चले जाता है। यूई थॉर को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहता है अगर लॉकी नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। अपोलो ने डायोनिसिस को प्रवेश समारोह में भाग लेने के लिए मना लिया है। वो पांचों तैयारी करते हैं। देवता उस जगह को साफ कर रहे हैं और यूई लाइब्रेरी में थॉथ के साथ नामों पर चर्चा कर रही है। प्रवेश समारोह की शुरुआत थॉथ द्वारा नए छात्रों के नाम पढ़ने से होती है। इस समारोह में कुछ देवता शामिल है और कुछ देवता शामिल नहीं है। थॉथ अपोलो को शपथ दिलाने के लिए मंच पर बुलाता है। यूई देखती है कि जो उसके सामने अपोलो अलग लग रहा है। अपोलो कहता है छात्र के रूप में वो आज से इस स्कूल में प्रवेश कर रहा है। वह इस बात से हैरान है कि वो अचानक इतना बदल चुका है, हालांकि इसके पीछे कोई कारण है। यूई खुद से सोचती है भले ही वह इन देवताओं से अभी मिली है, लेकिन अब उन्हें 1 साल तक साथ में रहना होगा। जैसे ही ज्यूस आगे बढ़ता है, थॉथ कहता है ये सब शुरू हो गया है, जिस पर ज्यूस जवाब देता है उन्हें भयानक भविष्य से बचना ही होगा। क्लासरूम में थॉथ मानव शरीर की रचना के बारे में पढ़ा रहा होता है। यूई अपोलो को देखती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो तुसिकीतो को देखती है, तुसिकीतो नोट्स लिख रहा होता है, लेकिन यूई को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उसने क्या लिखा है। डायोनिसिस अपनी नींद में अंगूरों के बारे में बात कर रहा होता है। थॉथ उसकी बातों को सुनकर उसे घूरने लगता है। बाल्डर डायोनिसिस को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बजाय वो गिर जाता है। जल्दी से अपोलो उसकी ओर दौड़ता है। वो जाग जाता है और घबराकर पूछता है क्या राक्षसों ने यहाँ हमला किया है। सब छात्र डर जाते हैं। यूई उन्हें शांत करने की कोशिश करती है। थॉथ को गुस्सा आ जाता है। वो क्लासरूम से बाहर जाने लगता है। यूई थॉथ का पीछा करती है ताकि वो क्लासरूम में वापस आए। थॉथ गुस्से में जवाब देता है युवा देवता उसकी क्लास में पढ़ना नहीं चाहते और उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। इसके अलावा वो हर समय मजाक करते रहते हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा वो सब इस दुनिया से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तभी मौसम बदलता है और गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है। थॉथ कहता है ये जरूर ज्यूस का काम होगा। जिसके बाद यूई युवा देवताओं को गर्मी की छुट्टी के बारे में बताती है। वो सब खुश है और अब उन्होंने ठान लिया है कि वो स्कूल के जीवन को मजेदार बनाने के लिए समुद्र के किनारे के स्कूल में जाएंगे, लेकिन वो जगह इस जगह से बहुत ज्यादा दूर है। वो अन्य देवताओं को भी उनके साथ जाने के लिए मनाएंगे। बाल्डर मुस्कुराकर कहता है थोर और लॉकी को वो बुलाएगा। अपोलो और डायोनिसिस हेडिस को बुलाएंगे। वो उसे अंकल कहते हैं। यूई हैरान हो जाती है क्योंकि वो दोनों बताते हैं कि हेडिस उनका अंकल यानी चाचा है। यूई अपने कमरे में आती है। वो मेलिसा से स्कूल स्टोर पर सभी के लिए स्विम सूट और सामान ऑर्डर करने के लिए बात करती है। यूई हैरान हो जाती है जब उसे पता लगता है यहाँ पर हम हर चीज को मुफ्त में ऑर्डर कर सकते हैं। कल उनके साथ जरूर जाएंगे। इसके बाद यूई तलवारबाजी का अभ्यास करने के लिए बाहर जाती है। अपोलो से पूछते क्या वो ठीक है। वो जवाब देती है बचपन से लेकर आज तक उसने तलवारबाजी का अभ्यास किया है। अपोलो फिर से पूछते क्या वो ठीक है, क्योंकि वो इस जगह अकेली आई जबकि वो सब अपने दोस्तों के साथ आए हैं। यूई मुस्कुराते हुए उसे बताती है कि वो सब अच्छे दोस्त है। हालांकि वह ज्यूस के इस फैसले के खिलाफ है कि वो उसे बिना बताए इस दुनिया में लेकर आया है। अपोलो यूई से माफी मांगते हुए बताता है कि ज्यूस उसका पिता है और वो हमेशा से सब कुछ अपने तरीके से करते हैं। वह समझ सकता है कि अन्य देवता भी ज्यूस का विद्रोह क्यों करते हैं और अब उन्हें ना चाह कर भी एक साथ इस स्कूल से ग्रेजुएशन करनी होगी। और उसे पूरी उम्मीद है जब वो समुद्र के किनारे के स्कूल में होंगे तब वो समझ सकेंगे कि मानवता क्या होती है। यूई उसकी बात से खुश हो जाती है। अगली सुबह यूई और अपोलो खुश है। सभी देवता उनके साथ जाने के लिए तैयार है। समुद्र तट के रास्ते में ताकेरू और लॉकी शिकायत करते हैं कि वो बहुत ज्यादा थक चुके हैं। बाल्डर जवाब देता है हमारे पास अब दिव्य शक्ति नहीं है, इसलिए हमारा शरीर मानव शरीर की तरह काम कर रहा है। लॉकी पूछता है क्या उन्हें समुद्र तट तक पैदल चलना होगा। यूयू से बताती है ये यात्रा भी बहुत महत्वपूर्ण है। तुसिकीतो ये सारी बातें नोट कर रहा होता है। ताकेरू से लिखने के लिए मना करता है। जैसे जैसे वे चलते हैं यूई देखती है हेडिस समूह के पीछे चल रहा है, लेकिन हेडिस उसे वही रहने के लिए कहता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो यूई की जिंदगी में दुर्भाग्य लेकर आए। वो इस स्कूल में अपोलो के कहने पर आया है और अब वो हर किसी से दूर रहना चाहता है। आखिरकार वे समुद्र तट तक पहुंचते हैं। अपोलो ने बताता है कि उन्हें समुद्र में तैराकी से शुरू करते हुए समुद्र के किनारे के स्कूल का मजा लेना होगा। वह अपने कपड़े उतारना शुरू करते हैं जिससे यूई को बहुत ज्यादा डर लगता है। वह मुड़ती है और अपनी आंखें ढक लेती है,
लेकिन अपोलो से बताता है उन्होंने अपने कपड़ों के नीचे अपना स्विम सूट पहन रखा है क्योंकि उसने पढ़ा था कि मनुष्य ऐसा ही करते हैं। डायोनिसस उसे बताता है उन सब ने स्विम सूट अपोलो के कहने पर पहना है। यूई खुश हो जाती है। जो लोग यहाँ नहीं आना चाहते थे वो भी मजे कर रहे हैं। तभी ज्यूस मौसम को बदलता है। अब उनकी गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो चुकी है। कुछ देवता शिकायत करने लगते हैं क्योंकि अब ठंड हो रही है, लेकिन हेडिस को लगता है उन्हें दुख पहुंचाने के लिए वही दोषी है। अपोलो कहता है कि ये सब ज्यूस का काम है। तभी दृश्य बदलता है और ज्यूस अपनी कुर्सी पर बैठा है। वो कहता है वो सब उसका काम है। थॉथ कहता है तुम्हारे अंदर बिल्कुल दया नहीं है। अपोलो सभी से कहता है मौसम को उन पर हावी नहीं होने देना है। कुछ ही देर में वहाँ बहुत ज्यादा ठंड होने लगती है। युवा देवता एक बड़े घर में जाते हैं। वो सब आग के सामने है ताकि उन्हें गर्मी लगे। उनका मानव शरीर है इसलिए उन्हें बहुत जल्दी ठंड लग रही है। लोकी कहता है वह यहाँ इसलिए आए क्योंकि बाल्डर ने कहा था इस जगह बहुत मजा आएगा। बाल्डर जवाब देते तैराकी के अलावा और भी कई मजेदार चीजें हैं। अपोलो कहता है अभी भी बीच में हम वॉलीबॉल खेल सकते हैं या फिर सफरिंग भी कर सकते हैं। टकेरू कहता है उसे ठंड लग रही है। तुसी गीतो ने उससे कहा था उसे आना चाहिए। अपोलो जोर देता है कि वह समुद्र के किनारे के स्कूल को मजेदार बनाने का कोई तरीका जरूर खोजेगा। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाता है। जब यूयू उसे खोजने के लिए बाहर जाती है तो वह उसे पानी के एक बेसिन के सामने खड़ा देखती है। उसे पता चलता है कि समुद्र के किनारे के स्कूल के मौसम को सही बनाने के लिए ये सब जरूरी है। यूयू से उस फूल के बारे में पूछती है तो अपोलो उसका मतलब बताता है बहुत ज्यादा ठंड हो रही है इसलिए फूल मुरझा गए हैं, लेकिन वह कुछ ऐसा करेगा जिससे युवा देवता इस स्कूल में मजे कर सकेंगे। तभी बाल्डर भाग को रहा था और कहता है कि तुसी की तो उन्होंने बताया कि थोर और लॉकी जा रहे हैं और उन्हें अपोलो की बात सुनने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपोलो उन्हीं की तरह एक छात्र है। वह बताती है स्कूल में एक प्रेसिडेंट होता है जिसका काम स्कूल के कार्यों और नियम को देखना है और इस समय अपोलो समुद्र के किनारे के स्कूल को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। वो छात्रों का प्रेसिडेंट बनने के लायक है इसलिए दूसरों को उसकी बात माननी पड़ेगी। वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो उनके सामने आते हैं। यूई अपोलो के साथ पेगासस पर उड़कर स्कूल के स्टोर में वापस आती है। तुसी की तो यूई की ये सारी बातें देवताओं को बताता है। बाल्डर उन्हें यूई और अपोलो के लौटने तक रुकने के लिए कहता है। लॉकी पूछता है अपोलो ये सब क्यों कर रहा है क्योंकि वो ज्यूस का बेटा है इसलिए शायद वह केवल उनका दोस्त होने का नाटक कर रहा है। तभी हेडिस खड़ा होता है और कहता है भले ही अपोलो ज्यूस का बेटा हो लेकिन वो ज्यूस का इस काम में बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है। वो एक अच्छा देवता है। बाल्डर और तुत्सी की तो भी हेडिस की बात से सहमत है। जैसे ही लॉकी जा रहा होता है तभी अपोलो और यूई वापस आते हैं। वो अपने साथ आतिशबाजी का सामान लेकर आए हैं। टकेरू हैरान है। तब यूयू से समझाती है ये सामान कितना जरूरी है। वो सब साथ में आसमान में हो रही आतिशबाजी को देखते हैं। तुसी गीतों ने बताया है यूई और अपोलो ने ये दिखाने के लिए स्कूल में गए थे। लॉकी यूई के पास आता और उससे कहता है अगर वो ये सब फिर से करेगी जिससे उन्हें क्लास लेने में मजा आएगा तब उसे क्लास में भाग ना लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब वो अपनी मर्जी से क्लास में भाग लेगा और मनुष्य ने बहुत बढ़िया चीजें भी बना रखी है। अब वो सब घर जा रहे हैं। वो एक दूसरे के साथ घुल मिल रहे हैं। हर कोई खुश है। यूई कुछ फूलों को देखने के लिए रुकती है। अपोलो देखता है उसके आसपास यूई नहीं है। तब वो घबरा जाता है। वो उसका नाम पुकारता है। तभी उसे यूई दिखाई देती है। वो उसे गले लगाता है। अपोलो उसे जाने और कहता है वह डर गया था क्योंकि उसे लगा कि वो गायब हो गई है। यूई पूछती है क्या वो ठीक है। वह मुस्कुराते हुए कहता है मैं ठीक हूँ। यूई ज्यूस के बनाए गए स्कूल को मनुष्य के स्कूल के मॉडल में बदलना चाहती है। वो कल्चरल क्लब की एक्टिविटीज स्कूल में करवाना चाहती है। थॉथ भी यूई की बातों का समर्थन करता है। हर कोई चाहता है कल्चरल क्लब की एक्टिविटीज स्कूल में हो। यूई को बाद में पता चलता है हेडिस हमेशा उदास रहता है लेकिन उसे तारों को देखना बहुत पसंद है, लेकिन वो इस कल्चरल क्लब में शामिल नहीं होना चाहता है क्योंकि उसके अनुसार अगर किसी ने भी उससे बात करने की कोशिश की या फिर उसके करीब रहा तो वो उसकी जिंदगी में दुर्भाग्य लेकर आएगा। यूई थॉथ को हेडिस के कल्चरल क्लब की एक्टिविटी में शामिल न होने की बात बता दी है। वो कहता है तुम्हें हेडिस को स्कूल के कल्चरल क्लब में शामिल होने के लिए मनाना पड़ेगा। वो ये बात मेलिसा को बताती है। यूई हेडिस को मनाने की कोशिश करती है कि वो कल्चरल क्लब की एक्टिविटी में शामिल हो, लेकिन तभी तेज बारिश होती है और वो बारिश में बहने लगती है। हेडिस उसे डूबने से बचाता है। वो कहता है अब तुम्हें विश्वास हो चुका होगा कि जो भी मेरे करीब आया है या फिर जिसने मुझसे बात करने की कोशिश की है
है, मैं उसकी जिंदगी में कठिन परिस्थितियाँ लेकर आया हूँ। रात को यूई मेलिसा को ये सारी बातें बता दी है। सुबह युवा देवता बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि उन्हें पढ़ाई नहीं करनी पड़ रही है। वो कल्चरल क्लब की एक्टिविटी में शामिल है। अगली सुबह डायोनिसिस पौधों में पानी दे रहा होता है, जबकि बाल्डर टेनिस क्लब में लड़कियों के बीच में बहुत ज्यादा मशहूर हो चुका है। एक बार फिर यूई हेडिस को कल्चरल क्लब की एक्टिविटी में शामिल होने के लिए कहती है, लेकिन वो यूई को साफ मना कर देता है क्योंकि उसे याद है कल जब यूई ने उससे बात करने की कोशिश की थी तब वो नदी में डूबते डूबते बच गई थी। यूई हेडिस से बात ही कर रही होती है, तभी यूई के सर पर टेनिस बॉल गिरती है। अपोलो भागकर यूई से पूछते क्या वो ठीक है। बाल्डर भी अपोलो के साथ है। यूई कहती है मैं ठीक हूँ। जैसे ही वो हेडिस से फिर से बात करने की कोशिश करती है तभी डायोनिसिस गलती से पानी यूई के ऊपर फेंक देता है। बाल्डर और अपोलो पूछते क्या वो ठीक है। हेडिस को लगता है ये सब उसी की वजह से हो रहा है। यूई ये सब सोच ही रही होती है क्या सच में हेडिस से जिसने भी आज तक बात की है उसकी जिंदगी में हेडिस दुख लेकर आया है। तभी उसकी मुलाकात थोर और लॉकी से होती है। वो तीनों अपोलो और डायनेसिस से टकराते हैं। वो उससे माफी मांगते हैं। यूई उनसे हेडिस के बारे में पूछती है। वे उसे बताते हैं हेडिस अंडरवर्ल्ड का राजा है, इसलिए उसने आज तक हर किसी की दुख और पीड़ा देखी है और उसके अनुसार वो सिर्फ दुर्भाग्य लेकर आता है। वो उसे बताते हैं कि हेडिस को क्या खाना पसंद है। हेडिस जब कमरे में जाता है तब वो टेबल के ऊपर अपनी पसंदीदा खाने को देखता है। वो पूछता है क्या वो चाहती वो कल्चरल क्लब की एक्टिविटी में शामिल हो। वो इनकार करती है। हेडिस यूई के दिए हुए खाने को स्वीकार करता है। उसे वो खाना बहुत अच्छा लगता है और वो उसे खाकर खुश हो जाता है। यूई उसे बताती है उसे खुशी है कि उसे ये खाना पसंद आया है। हेडिस अपनी शर्ट के बटन खोलकर यूई को अंडरवर्ल्ड के मृतकों का गुस्सा दिखाता है। अंडरवर्ल्ड का राजा होने के नाते वह उन इंसानों से नफरत करता है जो अपनी मौत पर पछताते हैं। यह नफरत बढ़ती जाती है और उसके शरीर पर एक भयानक श्राप की तरह उभरती रहती है। यह दुर्भाग्य सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। वह फिर से यूई से कहती कि वो उसके पास ना आए और ना ही उससे बात करने की कोशिश करे। यूई मेलिसा से बात करती है। वो उसे समझाता है कि उसे हेडिस से दूर रहनी चाहिए। अगर यूई खुश होगी तो हेडिस का दुर्भाग्य उसे और तकलीफ देगा। जितना ज्यादा वह हेडिस के करीब जाएगी उतना ही बुरा उसके साथ होगा। यूई समझ जाती है कि हेडिस दूसरों को चोट पहुंचाने से बचने के लिए अकेले रहना पसंद करता है। हेडिस चाहता है बाकी सब खुश रहे, इसलिए वह खुद को सबसे दूर रखता है। बाद में हेडिस तारों को देखने जाता है। उसे एक काम बहुत पसंद है। इस बार यूई अपोलो डायोनिसिस बाल्डर और तुसिकीतो उसके साथ जाने की जिद करते हैं, लेकिन जैसे ही हेडिस अपनी दूरबीन लगाने वाला होता है बारिश शुरू हो जाती है। हेडिस वहां से जाने लगता है लेकिन यूई उसे जाने से रोकती है। इस बीच अपोलो और बाकी देवता अपने स्विम सूट पहन लेते हैं वो जो वे समुद्र के किनारे के स्कूल के लिए लाए थे लेकिन इस्तेमाल नहीं कर पाए थे। यूई देखती है कि बाल्डर अकेला ऐसा है जो बारिश में भी भीग नहीं रहा है। डायनिसिस हंसते हुए कहता है प्रकृति भी बाल्डर से प्यार करती है, कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। बाल्डर मुस्कुराता है और मजाक में कहता है कि एक बार फिर उसका स्विम सूट बेकार हो गया है। देवता बारिश में खेलने के लिए चले जाते हैं जबकि यूई हेडिस से कहती है भले ही उसके पास रहने से दुर्भाग्य आए लेकिन यह हमेशा बुरा नहीं होता है। जब वो नदी में गिरी थी तो उसी ने उसको बचाया था और वैसे भी जो जिसकी किस्मत में लिखा होगा वो उसके साथ होकर ही रहेगा और उसे कोई नहीं बदल सकता है। हेडिस जवाब देता है उसने अब तक सिर्फ दुर्भाग्य देखा है लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो उसकी परवाह करते हैं। वह यूई का शुक्रिया अदा करता है। बारिश रुक जाती है और हेडिस कहता है अंडरवर्ल्ड के शासक के रूप में उसने अंधेरे से स्वर्ग की सुंदरता देखी है। शायद वह स्वर्ग में होता तो वो इतना खुश नहीं रहता। वह मानता है कि यूई सही है, उसे अपने दुर्भाग्य में नहीं डूबे रहना चाहिए क्योंकि वो उसकी गलती नहीं कि वो किसी की जिंदगी में दुर्भाग्य लेकर आए। इसी बीच हम टकेरू को छत पर लेटा हुआ देखते हैं जो आसमान में तारों को देख रहा होता है। हर देवता कल्चरल क्लब की एक्टिविटी में शामिल है, सिर्फ टकेरू ही है जो किसी क्लब में शामिल नहीं हुआ है। अपोलो स्टूडेंट के काउंसिल प्रेसिडेंट होने के नाते टकेरू को कल्चरल क्लब की एक्टिविटी में शामिल होने के लिए कहता है लेकिन वो अपोलो से कहता है कि वो क्लास में शामिल हो सकता है लेकिन कल्चरल क्लब में शामिल नहीं होना चाहता है। लाइब्रेरी में थॉट यूई से कहता है कि जियोस ने कहा है कि तुम्हें टकेरू को स्कूल के कल्चरल क्लब में शामिल होने के लिए मनाना होगा और वो जानते हैं कि ये बहुत मुश्किल काम है। क्लास के बाद टकेरू अकेले तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा होता है। यूई उसे देखती है। वो कहते हैं तुम्हें कल्चरल क्लब में शामिल होना होगा। टकेरू कहता है वो जानता है कि यूई सिर्फ चाहती है कि युवा देवता ग्रेजुएट हो जाए। वो यूई से वादा करता है अगर वो इस खेल में जीत गई तब वो
अपनी मर्जी से स्कूल के कल्चरल क्लब में भाग लेगा। अगले दिन वो तलवारबाजी का युद्ध करते हैं, लेकिन यूई तलवारबाजी में हार जाती है। वो हैरान है क्योंकि बचपन से लेकर आज तक उसने तलवारबाजी का अभ्यास किया है। ताकेरू का मानना है कि यूई इसलिए हार गई है क्योंकि वह अपने प्रशिक्षण में कमजोर है, जबकि वह हर सुबह काम करता है। वह प्रशिक्षण के लिए सुबह की दौड़ में उसके साथ चलने का फैसला करती है और उम्मीद करती है कि वो एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाएगी। उनका रिश्ता धीरे धीरे बेहतर हो रहा है। यूई क्लासरूम में सो रही है, जबकि अन्य देवता यूई की मदद कर रहे हैं ताकि थॉट यूई पर गुस्सा ना हो। वो दोनों साथ में प्रशिक्षण कर रहे हैं। ये सारी बातें यूई मेलिसा को बता दी है। मेलिसा यूई को बता दी है ताकेरू और वो एक ही देश की है, इसलिए उन्हें तलवारबाजी का अभ्यास करना पसंद है। थॉट भी उन्हें प्रशिक्षण करते हुए देख रहा है। वो प्रशिक्षण के लिए सुबह की दौड़ में उसके साथ चलने का फैसला करती है। उनका रिश्ता बेहतर हो रहा है, लेकिन बरसात की सुबह ताकेरू को लगता है यूई बारिश में नहीं दौड़ेगी, इसलिए वो उसके बिना आगे बढ़ जाता है। लेकिन यूई बरसात में दौड़ती है। वो उसे ढूंढने के लिए एक चट्टान से नीचे गिर जाती है। ताकेरू यूई को देखता है, तभी उसे यूई में किसी की छवि दिखाई देती है। उसकी बेड़िया टूट जाती है। अब उसने अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल किया है। तभी धरती हिलने लगती है। जियोस को पता लग चुका है कि किसी ने उसका नियम तोड़ा है। देवता भी हैरान है। यूई ताकेरू की दिव्य शक्ति देखकर हैरान है। वो कुछ बात कर पाते, तभी जियोस उन दोनों को स्कूल में वापस लाता है। जियोस इस समय बहुत ज्यादा गुस्से में है क्योंकि ताकेरू ने उसके नियम को तोड़ा है। वो फिर से ताकेरू की दिव्य शक्तियों को सीमित कर देता है और उसे स्कूल से निलंबित कर देता है। लेकिन यूई जियोस से कहती उसे बचाकर मानवता की भावना को दिखाया है और इस तरह से उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। अन्य देवता भी यूई की इस बात से सहमत है। जियोस हार मान जाता है और ताकेरू को एहसास होता है कि यूई वास्तव में एक मजबूत लड़की है। ताकेरू वहाँ से जाने लगता है। यूई उसका पीछा करती है। वह उसे दूर रहने के लिए कहता है। वो उससे माफी मांगती है, लेकिन ताकेरू कहता है ये सब उसकी गलती है क्योंकि इतनी तेज बारिश हो रही थी। उसे नहीं लगा कि यूई वहाँ आएगी। अगर वह थोड़ी देर और इंतजार करता तो ऐसा नहीं होता। वह उससे कहते जियोस से बात करना व्यर्थ है क्योंकि वो सिर्फ अपनी मनमानी करते हैं। ताकेरू से चुप रहने के लिए कहता है। यूई कहती है कि वो जियोस को समझाएगी। ताकेरू कहता मुझे अकेला छोड़ दो। तुसी की तो यूई को बताता है जब ताकेरू छोटा था तो ताकेरू की आंखों के सामने एक देवी चट्टान से गिर गई थी। वह एक दयालु देवती थी जिसने उसके जन्म के दिन से ही उसकी देखभाल की थी। ताकेरू ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा क्योंकि उस समय वह छोटा और कमजोर था। जिन लोगों ने उसे देखा उन्होंने सोचा कि ताकेरू ने उस देवी को चट्टान से नीचे गिरा दिया। उस समय ताकेरू ने सबको सच बताना चाहा, लेकिन किसी ने भी उसकी बात को नहीं माना। यूई मन ही मन सोचती है कि वो देवी जरूर ताकेरू के लिए बहुत खास थी। ताकेरू अंदर से गुस्सा है, इसलिए वो पेड़ पर मुक्का मारता है। वो सोचता है कि हर कोई उसे बाहरी रूप से देखता है और वे केवल अपने बारे में ही सोचता है। हालांकि फिर उसे याद आता है कि कैसे यूई ने कहा था कि वो उस पर भरोसा करती है। जियोस थॉट से बात करता है कि कैसे देवताओं की दिव्य शक्तियाँ इस बगीचे के क्षेत्र को अस्थिर बना रही है। थॉट कहता है वो जानता है, लेकिन अगर देवताओं की भावनाएं की सीमा बढ़ गई तो बेड़िया खुद टूट जाएगी। जियोस कहता है वो जानता है, लेकिन देवताओं को मानवता के बारे में सिखाना भी जरूरी है। लेकिन वो जानते हैं कि ताकेरू माफी मांगने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं है। इस समय ताकेरू अंदर से गुस्सा है और जैसे ही वो माफी मांगने वाला होता है तभी यूई उसे रोकती है। यूई कहती है ताकेरू को माफी मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने माफी मांगने लायक कुछ भी नहीं किया है। यूई जियोस से कहती है सभी देवता मनुष्यों के बारे में सीख रहे हैं, लेकिन जियोस खुद उन्हें सबसे कम समझता है। वह उसे दूसरों से सीखने और मनुष्यों के करीब से देखने की सलाह देती है। थॉट मुस्कुराते हुए जियोस से पूछता है अब वो क्या करेगा। हेडीज भी कहता है जियोस को पहले से ही पता था कि यहाँ क्या होने वाला है। जियोस भी उनके इस बात से सहमत है। वो ताकेरू को अपनी पढ़ाई जारी रखने की अनुमति देता है। सभी देवता खुश हो जाते हैं। थॉट उन्हें क्लास में लौटने के लिए कहता है। क्लास में जाते समय ताकेरू यूई को धन्यवाद कहता है। वह स्वीकार करता है कि उसने हमेशा से मनुष्यों को कमजोर समझा था, लेकिन अब वो यूई को एक मजबूत मनुष्य के रूप में देखता है। वह यूई से मजाक में कहता है कि तुम बहुत जिद्दी हो। वो बात कर रहे होते हैं। जब वे स्कूल के करीब पहुंचते हैं तब वो देखते हैं स्कूल में भीड़ जमा हो रखी है। थॉट ने तुसिकीतो को छात्रों के बीच डिसिप्लिन लागू करने का आदेश दिया है। तुसिकीतो उनके सामान की जांच कर रहा होता है। कुछ देवता वो सामान लाए होते हैं जो उन्हें स्कूल में नहीं लाना चाहिए, वो उन्हें अपने पास रख लेता है। वो यूई के कपड़ों की जाँच करने लगता है। वो उसके स्कर्ट की लंबाई को खींचने लगता है। अपोलो और बाल्डा उसे ऐसा करने से रोकते हैं। तभी वो नीचे गिर जाता है क्योंकि उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छा गया था। तुसिकीतो ने बताया है वह
सुबह 5 बजे स्कूल के बाहर खड़ा है ताकि कोई सुबह जल्दी ना आ जाए। अगर कोई सुबह जल्दी आ जाए तो वो उन्हें स्कूल में डिसिप्लिन से रहने का तरीका बता सके। और अब उसे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। ताकेरू और यूई उसे आराम करने के लिए कहता है। तसुकीतो विरोध करता है क्योंकि थॉट ने उसे विशेष रूप से डिसिप्लिन का काम सौंपा है और वो क्लास नहीं छोड़ सकता है। वो इन सब चीजों को अपने एक मिशन के रूप में देखता है। थॉट उसे अपने पद को छोड़ने और अपने कर्तव्यों को ठीक से नहीं निभाने के लिए आलोचना करता है। तसुकीतो कहता है कि वो अपना मिशन जरूर पूरा करेगा। थॉट कहता है तुम बेवकूफ हो और क्लास से चले जाता है। तसुकीतो क्लास में सोच रहा होता है क्या उसने कुछ गलती की है, क्या वो अपने मिशन को कभी पूरा नहीं कर पाएगा। इसी बीच लॉकी जादुई अंगूठियों के साथ एक नई मुसीबत खड़ी कर देता है। वह एक अंगूठी तसुकीतो के हाथ में और दूसरी अंगूठी यूई के हाथ में पहना आता है। अंगूठियों से लाल चमक निकलती है और जब यह फीकी पड़ जाती है तो दोनों अंगूठियां अब एक साथ चिपक जाती है। ताकेरू और अपोलो उन अंगूठियों को अलग करने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें बिजली का जोर का झटका लगता है। लॉकी उन्हें समझाता है कि जादुई अंगूठियां दो लोगों को हर समय जोड़े रखेगी। यूई छल्लों को छूती है और उसे बिजली का झटका लगता है। यहाँ तक कि हेडीज भी गिर जाता है जिससे उसे झटका लगता है। और अब क्लास में कुछ लोग अन्य लोग भी सदमे में आ जाते हैं। शरारती लॉकी उन्हें बताता है एक बार वे अंगूठी जुड़ गई तो वो भी उसे हटा नहीं सकता है जब तक कि तुम दोनों एक दूसरे को समझ न लो। तसुकीतो इसे एक मिशन के रूप में मानता है और इसे स्वीकार करता है। लॉकी यूई और ताकेरू को किस करने के लिए कहता है। वो इस बात को भी नोट कर रहा होता है। वो जैसे यूई के करीब जाने लगता है तभी वो तीनों उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं। उन्हें जोर का बिजली का झटका लगता है। वो लॉकी के करीब जाते हैं। लॉकी हंसने लगता है क्योंकि वो बहुत शरारती स्वभाव का है। थॉट क्लास में पढ़ा रहा होता है। यूई और ताकेरू की डेस्क जुड़ी हुई है। वो उन दोनों को देखकर पूछता है ऐसा क्यों है, लेकिन तसुकीतो उसे कहता है वह उनकी परवाह न करे और क्लास में पढ़ाना जारी रखे। क्लास के बीच में यूई अपने पैन की कैप उठाने के लिए नीचे झुकती है जिससे यूई गिरने लगती है। तसुकीतो भी गिर जाता है। थॉट उन दोनों को देखता है और क्लास खत्म होने के बाद उन दोनों को डांटता है, लेकिन उसके पास भी उन दोनों की समस्या का कोई हल नहीं है। तसुकीतो अब भी इसे एक मिशन के रूप में देखता है। क्लास के बाद वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। अन्य देवता उन्हें छिपकर देख रहे होते हैं और वो सब उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं। इसके बाद यूई चांद देखने के लिए पकौड़ी बनाने में तसुकीतो की मदद करती है। उसके पेट में गड़गड़ाहट सुनने के बाद तसुकीतो कुछ पकौड़ी यूई को देता है। वो कहते हैं ये खाने में बहुत स्वादिष्ट है। बदले में यूई भी उसे एक पकौड़ी खिलाती है क्योंकि उसने भी दोपहर से कुछ नहीं खाया है। वो यूई और तसुकीतो की ओर भागते हैं और जल्दी से खरगोश को पकड़ लेते हैं। डायोनिसस तब नोटिस करता है कि यूई और तसुकीतो गायब हो गए हैं। वो स्कूल में वापस जाते समय तसुकीतो से पूछती है क्या वह हाकुनीवा आने से पहले कभी चांद देखने गया था। तसुकीतो जवाब देता है त्सुकियोमी के रूप में चांद को देखना उसका मिशन था, लेकिन स्कूल के समारोह के हिस्से के रूप में। लेकिन आज ये पहला मौका है जब उसने चांद के अलावा हाकुनीवा आने से पहले कभी भी स्कूल में हो रहे समारोह जैसा कुछ नहीं देखा है। यूई कहती है आज उसका पहले चांद देखना होगा। जिसके बाद वो साथ में चांद देखते हैं। उन्हें वो खूबसूरत लग रहा होता है। तसुकीतो अभी से एक मिशन के रूप में देख रहा होता है। यूई उसे समझाती है इसका मिशन से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें मून व्यूंग फेस्टिवल की तैयारी के लिए चुना गया है। वो अपने कर्तव्य को पूरा करने की जरूर कोशिश करेगा। उसे भी यूई के साथ इस फेस्टिवल की तैयारी करने में बहुत मजा आया है। और आखिरकार अंगूठियां टूट जाती है क्योंकि उन दोनों ने ही एक दूसरे के दिल को समझ लिया है। एपिसोड की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से जब लॉकी, बाल्डर और थोर बच्चे थे। उन्होंने हमेशा एक साथ रहने का वादा किया था। वह सर्दी है। लॉकी बर्फ का गोला मारता है। हेडीज भी वहाँ मौजूद है। वो भी गुस्से में हेडीज के ऊपर बर्फ का गोला मार देता है। लाइब्रेरी में बाल्डर यूई को एक किताब लेने में मदद करता है। यूई और बाल्डर कल्चरल फेस्टिवल के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी लड़कियों का एक समूह उन पर हमला कर देता है। यूई बाल्डर को भीड़ से दूर जाने में मदद करती है। वो पूछता है क्या वह ठीक है। यूई उससे वही सवाल पूछती है। वो उसे बताता उसे चोट नहीं लगी क्योंकि बाल्डर की माँ उससे बहुत प्यार करती थी। उसे मौत से बचाने के लिए उसने सृष्टि की सभी चीजों के साथ समझौता किया और इसलिए कोई भी उसे चोट नहीं पहुंचा सकता है। जो कुछ भी उसे नुकसान पहुंचा सकता है वह उससे दूर रहता है। लेकिन बाल्डर अगर ठोकर खा कर गिरता है तो खुद को चोट पहुंचा सकता है। बाल्डर हैरान होता है कि उसके आसपास होने से यूई पर कोई असर नहीं पड़ता है, जबकि वो एक ऐसा देव
देवता है वो अपने आसपास के सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। वह यूई का हाथ पकड़ता है और उसे बताता है कि वह खास है। उन्हें नहीं पता कि उन्हें लॉकी ने देख लिया है। यूई उनसे बोलती है उन्हें क्रिसमस में बाजार लगाना चाहिए। वे आंगन में बूथ लगा सकते हैं और वहाँ पेड़ों को सजाकर उन्हें क्रिसमस ट्री में बदल सकते हैं। बूथों के लिए समूह को कैसे चुनना चाहिए वो इस बात पर भी चर्चा करते हैं। यूई ने उन्हें उनके पौराणिक कथाओं के मूल देश के अनुसार विभाजित करने का सुझाव देती है। इसका मतलब था यूई उनसे कहती है तकेरू और तसिकीतो के साथ वो काम करेगी। यूई के साथ चलते हुए बाल्डर पूछता है उसने उन्हें अलग करने की व्यवस्था का सुझाव क्यों दिया और कहा कि सजा के तौर पर वह अब से हर दिन उसके साथ खाना खाएगी। तकेरू यूई से कहता है कि वह इधर उधर घूमना बंद कर दे क्योंकि उन्हें अपने बूथ पर चर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि बाल्डर ने उसे यह कहकर माफ कर दिया था कि उन्हें जाकर एक टीचर की जरूरत पड़ेगी। बाल्डर और यूई लॉकी से मिलते हैं जो बाल्डर के कहने के बाद यूई को घूरता है क्योंकि उसने हर दिन यूई के साथ खाने का वादा किया था, क्योंकि लॉकी ने अपना पसंदीदा खाने तैयार किया है। और अंत में ये फैसला होता है कि यूई को उनके साथ खाना खाना ही होगा, जिससे लॉकी नाराज हो जाता है। लॉकी यूई को केवल सब्जियां देता है। वो उन दोनों की नजदीकियों से बिल्कुल भी खुश नहीं है। गुस्से में यूई से पूछता है तुमने बाल्डर के साथ क्या किया और क्या जापानी देवताओं में कोई अजीब शक्ति है। लॉकी को एक और झटका तब लगता है जब उसे बताया जाता है कि यूई एक इंसान है और उसका काम है युवा देवताओं को मानवता का पाठ पढ़ाना। वह यूई को घूरता है क्योंकि उसको इस बारे में कुछ नहीं पता था और अब वह कहता है वह बाल्डर और उससे दूर रहे। लॉकी बार बार बाल्डर को यूई के साथ अकेले रहने के रास्ते ढूंढ रहा होता है। यूई बाल्डर को गुस्से में ये पूछते सुन लेती है कि क्या लॉकी को लगता है कि यूई के प्रति इस तरह का व्यवहार करना सही है। बाल्डर लॉकी से कहता है वह उसे और निराश नहीं करेगा। लॉकी चलने की कोशिश करता है लेकिन बाल्डर उसका पीछा करता है। वो जानना चाहता है उसे क्या परेशानी हो रही है। लॉकी उससे पूछता है वह उस इंसान की इतनी परवाह क्यों करता है। लॉकी उसे याद दिलाता है कि उन्होंने थॉर के साथ हमेशा साथ रहने का वादा किया था। बाल्डर जवाब देता है उसे याद है। थॉर यूई को ढूंढता है और उसे बताता है कि कैसे बाल्डर लॉकी और वह हमेशा साथ रहे हैं। लॉकी शरारती स्वभाव का है इसलिए उसे समाज से बाहर निकाल दिया गया था। यहाँ तक कि बाल्डर भी दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करता है जिससे लोग उसके आसपास घिरे रहते हैं, लेकिन वो अपने आप को अकेला महसूस करता है। इसलिए दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित हुए। वे हमेशा सब कुछ साथ करते हैं और थॉर हमेशा वहाँ रहता है, उन्हें देखता रहता है। लॉकी और बाल्डर के बीच एक खास रिश्ता है जिसे थॉर भी नहीं तोड़ सकता है और तुम बाल्डर से दोस्ती कर रही हो। ये बात लॉकी को बिल्कुल पसंद नहीं है। लॉकी यूई को पुकारता है और उसके द्वारा ले जा रहे सजावट के डिब्बे की मदद करता है। वह उसे दूसरे दिन चढ़ाने के लिए माफी भी मांगता है। वह उसे बताता है कि बाल्डर ने उसे डांटा, यह कहते हुए कि उसे नहीं पता कि यूई एक इंसान है और वो एक ऐसी दुनिया में आई है जहाँ उसका कोई दोस्त नहीं है। यूई कहती है पहले वो हैरान थी लेकिन अब वो यहाँ खुश है। वो सब साथ में ग्रेजुएट होंगे और साथ में शानदार यादें बनाएंगे। लॉकी बॉक्स को गुड़ा देता है और यूई को अपनी ओर खींच लेता है। वो कहते तुम्हारी ये बात जरूर पूरी होगी। यूई भी खुश है। बाल्डर उन दोनों को खिड़की से बात करते हुए देखता है और यह देखने के बाद कि यूई कितनी खुशी से लॉकी को देखकर मुस्कुरा रही है वह पूछता है क्यों क्रिसमस बाजार में तसिकीतो ने देखा। यूई कहीं नहीं दिख रही है। वह बाल्डर से बात कर रही है जो उससे पूछता है कि क्या वह उसके बारे में कैसे महसूस करती है। वह पूछता है कि क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वह लॉकी से प्यार करती है, जिससे यूई हैरान हो जाती है। बाल्डर कहता है कि वह समझ सकता है, वह केवल उसे देख सकती है। वह यूई के करीब जाने लगता है लेकिन लॉकी उन्हें अलग कर देता है। लॉकी बाल्डर से कहता है वह केवल उसे देखे, वह उसका है। यूई अपने बूथ पर लॉकी और बाल्डर के टकराव के बारे में सोच रही होती है। तकेरू चेतावनी देता है कि अगर वो ऐसे ही उदास रही तो वह ग्राहकों को भगा सकती है। तभी तो थॉर आकर एक लाल सूप खरीदता है। जब यूई सिक्कों के बारे में पूछती है तो थॉर उसे बताता है कि उसने ये सिक्के मेहनत से कमाए हैं और वो शिकायत नहीं कर सकती है। बाल्डर जापानी बूथ पर यूई को खोजने आता है लेकिन वह वहाँ नहीं होती है। दूसरी ओर यूई हेडिस को फूलों को पानी देते हुए देखती है। अपोलो उसे सांता और हिरन की मोमबत्ती दिखाता है जिसे जलते हुए देखकर यूई को डर लग जाता है। यूई समझ जाते कि असली मम्मी नहीं है। बाल्डर इधर उधर यूई को ढूंढ रहा होता है जबकि नर्स स्टॉल पर लॉकी थॉर को ग्राहकों को बुलाने के लिए कहता है। थॉर यूई को देखता है और उसे बुलाकर जगह बदलने के लिए कहता है। यूई कहती है कि थॉर ने उसे उनके अतीत के बारे में बताया और वह समझ नहीं पा रही कि अब क्या करना चाहिए। लॉकी यूई को बाल्डर से दूर रहने के लिए कहता है। लॉकी मुस्कुराते हुए कहता है वह देख सकता है कि बाल्डर उसकी ओर क्यों आकर्षित है। बाल्डर लॉकी के लिए कोई खास
खास व्यक्ति होने के साथ साथ उसका एक अच्छा दोस्त है, क्योंकि बचपन से लॉकी की कोई परवाह नहीं करता था। वह बिल्कुल एकांत में रहता था, उसका कोई दोस्त नहीं था और न ही कोई बात करने वाला। जब उसने सोचा कि वो हमेशा ऐसा ही रहेगा, उसका दिल कठोर हो गया और उसे हर चीज से नफरत होने लगी। तभी उसकी मुलाकात बाल्डर से हुई। चाहे उसने उसे कितना भी दुख पहुंचाया हो, बाल्डर ने उसे कभी नहीं छोड़ा। बाल्डर की वजह से ही लॉकी बदल गया। एक दिन एक देवता जिसे लॉकी पसंद नहीं करता था, उसने उसे मारने की कोशिश की। इससे बाल्डर की शक्तियां नियंत्रण से बाहर हो गई और लॉकी की रक्षा करने लगी। लॉकी ने उसे गले लगाया और उससे कहा सब कुछ ठीक है। जब बाल्डर ने पूछा कि लॉकी के शरीर पर घाव क्यों है, तो लॉकी ने उत्तर दिया कि वो हमेशा साथ साथ रहेंगे। बाल्डर ने मुस्कुराते हुए लॉकी की बात मान ली। लॉकी उसे चेतावनी देता है कि वो बाल्डर से दूर रहे, क्योंकि यह उनके लिए खतरनाक हो सकता है। बाल्डर उन्हें साथ में देखकर नाराज हो रहा होता है। बाद में वो लॉकी से पूछता है क्या वह यूई से प्यार करता है। लॉकी इनकार करता है, लेकिन बाल्डर अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है और कहता है यूई उसके लिए खास है। बाल्डर की भावनाएं बेकाबू हो जाती है, जिससे उसकी शक्तियां अनियंत्रित होकर तबाही मचाने लगती है। लॉकी उसे गले लगाकर शांत करता है और वह सो जाता है। बाद में लॉकी यूई को बताता है बाल्डर की शक्ति की वजह से हर कोई उसे प्यार करता है, लेकिन असल में वह अकेला महसूस करता है। यूई ही एकमात्र व्यक्ति है जो उसकी शक्ति से प्रभावित नहीं होती है। लॉकी अपने अतीत को याद करता है जब वह अकेला था, लेकिन बाल्डर ने उसे अपनाया और बदला। एक बार बाल्डर ने अपनी शक्तियों से लॉकी को बचाया था और तब से वे हमेशा साथ रह रहे हैं और एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। और इसीलिए लॉकी ने यूई से कहा कि बाल्डर उसका है। जागने पर बाल्डर लॉकी के घाव को लेकर चिंता करता है, लेकिन लॉकी उसे मामूली शरारत बताता है। बाल्डर मजाक में पूछता है क्या लॉकी यूई से प्यार करता है। शर्मिंदा होकर लॉकी नजरें फेर लेता है और इनकार करता है। तभी यूई आकर बताती है कि अपोलो ने आकाश लालटेन छोड़ने का कार्यक्रम रखा है। बाल्डर लॉकी भी उनके साथ जाने के लिए तैयार है। यूई, बाल्डर, लॉकी और थोर नाव में साथ होती है। नजारा देखते हुए बाल्डर लॉकी के लिए परेशानी पैदा करने पर माफी मांगता है और यूई का हाथ पकड़कर खुद को भाग्यशाली मानता है। लॉकी भी यूई का हाथ थाम लेता है और सोचता है कि शायद यूई उसके लिए भी खास है। यूई एक सपना देखती है जिसमें वह अपोलो को एक लड़की से बात करता हुआ देखती है। वो वादा करते हैं कि उनका प्यार कभी नहीं बदलेगा। लड़की जवाब देती है मैं एक इंसान हूँ और तुम एक देवता, हम साथ में कभी नहीं रह सकते हैं। वो अपने वादा को पूरा करने के लिए उसे भविष्य देखने की क्षमता उपहार में देता है। यूई जागती है और सोचती है कि आखिर वो महिला कौन थी। क्लास में अपोलो सो रहा होता है। थॉट उसे जगाता है। वो उसे डांटता है क्योंकि प्रेसिडेंट है। अपोलो माफी मांगता है। क्लास में थॉट उन्हें बताता है कि 3 दिन के बाद उनकी परीक्षा होगी। यूई हैरान हो जाती क्योंकि उसे लगा इस स्कूल में परीक्षा नहीं होगी। तकेरो अपोलो से पूछता है क्या वह परीक्षा की भविष्यवाणी को देख सकता है, क्योंकि अपोलो के पास भविष्य देखने की शक्ति है। लेकिन अपोलो जवाब देता है वो ऐसा नहीं कर सकता है। देवता एक साथ पढ़ने का निर्णय लेते हैं और तुसिकीतो अपने नोट्स निकालता है, लेकिन तुसिकीतो को भी अब अपने नोट्स से समझ नहीं आ रही है। अपोलो फिर से सो जाता है। हेडिस उसे जगाता है। फिर वह कुछ स्नैक्स लेने के लिए यूई के साथ स्कूल की दुकान पर जाता है। वापस आते समय यूई अपोलो से पूछती है क्या वो ठीक है। यूई इस समय खुश है क्योंकि उसके पास साथ में पढ़ने के लिए दोस्त है। अपोलो रुक जाता है और कहता है उसे कभी खुश नहीं रहना चाहिए और उसने खुश रहकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। यूई को चिंता होने लगती है, लेकिन अपोलो से बताता है कि वो मजाक कर रहा था, उसे इस बारे में भूल जाना चाहिए। वह महसूस करता है कि यूई उसके साथ नहीं है। वो उसे खोजने के लिए जाता है। वो उसे गले लगाकर बोलता है मैं डर गया था और मुझे लगा तुम भी चले जाओगी। अपोलो यूई से हमेशा उसके साथ रहने और उसे अकेला न छोड़ने के लिए कहता है। यूई के कहने के बाद भी वह उसे जाने नहीं देता है। इस समय तकेरो, लॉकी और बाल्डर आते हैं और दोनों को अलग करते हैं। यूई को याद आता है कि यह समुद्र के किनारे के स्कूल में हुई घटना जैसा ही है। ग्रीक देवताओं के कमरे में डायोनिसस कहता है अपोलो का व्यवहार बदल रहा है और हेडिस कहता है उन्हें कुछ समय के लिए उस पर नजर रखनी चाहिए। अन्य देवता भी अपोलो के व्यवहार पर चिंता करते हैं। यूई सोचती है क्या उसे इस बारे में थॉट से बात करनी चाहिए, क्योंकि वो हर देवता के बारे में जरूर जानता होगा। लेकिन उसे उस रात एक और सपना आता है। अपोलो एक नदी की ओर भागता है और उसे उस लड़की का नाम कैसेंड्रा कहकर पुकारता है। कैसेंड्रा का शरीर नदी में तैरता हुआ देखकर वह रो पड़ता है।
यूई जागती है और सोचती है उसने क्या देख लिया है। वह बालकनी की ओर भागती है और उस समय अपोलो अकेले चल रहा होता है। वह उसका पीछा करने लगती है। वो नदी के किनारे पहुंचती है। वहाँ उसका सामना कैसेंड्रा के भूत से होता है। अपोलो नदी में चले जाता है। कैसेंड्रा से वो माफी मांगता है और कहता है यह उसकी गलती है। यूई पीछे से उसे गले लगाती है। अपोलो बेहोश हो जाता है और कैसेंड्रा का भूत गायब हो जाता है। डायोनिसस और हेडिस वहाँ आते हैं और अपोलो को उसके कमरे में ले जाते हैं। डायोनिसस यूई को बताता है कि कैसेंड्रा ने भविष्य के लिए सारी उम्मीदें खो दी। वह यूई को बताता है कि कभी कभी मृत भालू जीवित लोगों के प्रति गुस्सा रखते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। यह संभव है कि कैसेंड्रा अपोलो से नाराज हो गई थी। हेडिस यूई को सावधान रहने की चेतावनी देता है क्योंकि कैसेंड्रा उसे भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकती है क्योंकि वो अपोलो से दोस्ती कर रही है। अपोलो जागता है और टूट जाता है यह कहते हुए कि उसने कैसेंड्रा को मार दिया है और उसे कभी अपनी भविष्य देखने की शक्ति उसे नहीं देनी चाहिए थी, जिससे उसकी बेड़िया काली हो जाती है। यूई जियोस को खोजने के लिए दौड़ती है और उसे बताती है कि अपोलो की बेड़िया काली चमक रही है और उसका दिल एक बड़ी छाया से ढका हुआ है। वो यूई को बताता है कैसेंड्रा एक इंसान थी जबकि अपोलो एक देवता। जब अपोलो ने कैसेंड्रा को खो दिया तो उसने खुद को दोषी ठहराया और इस विचार में फंस गया कि उसे कभी खुशी नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए जियोस ने उसे इस बगीचे में बुलाया था। अगर कुछ भी नहीं किया गया तो अपोलो का दिल अंधेरे में सिमट कर सड़ जाएगा। यूई अपोलो को बचाना चाहती है लेकिन जियोस जवाब देता है अगर वह कर सकता तो उसे बचा लेता क्योंकि वो उसका बेटा है। थॉथ उसे जाने से रोकता है और उससे पूछता है क्या वह अपोलो को बचा सकती है। यूई कहते हैं उसे नहीं पता लेकिन उसे कुछ करना चाहिए। जैसे ही वह अपोलो को बचाने के लिए भागती है थॉथ कहता है इंसान सच में बेवकूफ होते हैं। यूई कैसेंड्रा के भूत से मिलती है और उससे अपोलो को मुक्त करने के लिए कहती है क्योंकि वह बहुत बुरी तरह से घायल है और उससे कहती है कि वो अपोलो से नफरत न करे। कैसेंड्रा यूई से कहती है वो अपोलो को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती है लेकिन उसके शब्द उस तक पहुंच ही नहीं रहे हैं। वह भी अपोलो को बचाना चाहती है और यूई से अपनी ताकत उधार देने के लिए कहती है। अपोलो कमरे से बाहर निकलता है डायोनिसस और हेडिस को अनदेखा करते हुए। जब वे उसका पीछा करते हैं वह तब रुक जाता है जब वह यूई को देखता है। अपोलो जानता था कि कैसेंड्रा एक इंसान है। वो उससे बहुत प्यार करता था। उसने उसे भविष्य देखने की अपनी दिव्य शक्ति का एक हिस्सा दिया। हेडिस यह जानता था कि कैसेंड्रा की आत्मा ने कभी अंडरवर्ल्ड में प्रवेश नहीं किया इसलिए उसे हमेशा यह चिंता रहती थी कि वह अपोलो से नफरत करेगी और उसे परेशान करने के लिए और आज भी वो इस दुनिया में भटक रही है। हालांकि ये सब इसके विपरीत होता है क्योंकि कैसेंड्रा अपोलो को अपनी सच्ची भावनाएं बताने के लिए यूई के शरीर पर कब्जा कर लेती है और उसे कहती है ये सब उसकी वजह से नहीं हुआ और इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। कैसेंड्रा अपोलो से कहती वह हमेशा के लिए जीवित रहेगा और वह अकेली मरेगी। उसने अपनी जान ले ली क्योंकि वह इस भविष्य को सहन नहीं कर सकती थी लेकिन बाद में उसे समझ में आया कि भले ही वे इंसान थे लेकिन मौत आखिरकार उन्हें अलग कर देगी। यही कारण है कि लोग अपने सीमित समय को और भी अधिक संजो कर रखते हैं और उसमें खूबसूरत यादें होती है। हालांकि वह जानती है कि उसने नदी में कूदकर गलती की। अपोलो जवाब देता है कि वो बेवकूफ है। उसे अपनी दिव्य शक्ति नहीं देनी चाहिए थी क्योंकि वह उसका दिल चाहता था। कैसेंड्रा उसे खुद को दोष न देने के लिए कहती है और अब उनके साथ बिताए समय की यादों से वो खुश है और वो अपोलो को अपनी खुशी खुद खोजने के लिए कहती है। अपोलो को धन्यवाद देने और अलविदा कहने के बाद कैसेंड्रा यूई के शरीर को छोड़ देती है और गायब होने से पहले यूई को धन्यवाद करती है। हेडिस कहता है कभी कभी मृत भालू जीवित लोगों के खिलाफ गुस्सा रखते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं लेकिन कभी कभी जीवित लोग से प्यार करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। इसके साथ अपोलो की बेड़िया सामान्य हो जाती है और टूट जाती है। अगले दिन सभी देवता अपोलो की बेड़ी गायब देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि उनकी परीक्षा तो शुरू होने वाली है। पढ़ाई न करने के बावजूद देवताओं और यूई ने अपनी परीक्षाओं में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है इसलिए थॉथ उन्हें बताता है कि जियोस ने उन्हें एक इनाम दिया है। उस इनाम में 3 दिनों में एक नाटक उन सबको करना होगा और इस नाटक में उन्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। देवता और यूई नाटक पर चर्चा कर रहे होते हैं। वो सिंड्रेला की कहानी का नाटक करने का फैसला करते हैं। अपोलो राजकुमार बनना चाहता है।
कुछ देवताओं को इस कहानी के बारे में पता नहीं है, इसलिए जैसे ही देवताओं को पता लगता है कि राजकुमार अंत में सिंड्रेला से शादी करेगा और सिंड्रेला यूई होगी, तो हर देवता बहस करता है कि वो राजकुमार की भूमिका निभाएगा। यूई शांत हो जाती है और उन्हें सुझाव देती है कि वो राजकुमार कौन बनेगा, इसके लिए लॉटरी निकालेंगे। अंत में यूई और अपोलो सिंड्रेला और राजकुमार की भूमिका निभाते हैं। बाल्डर गॉड मदर बनता है, जबकि तकेरू और तुसिकीतो सिंड्रेला की सौतेली बहन बनती है। हेडिस राजा बनता है और डायोनिसस सिंड्रेला के पिता की भूमिका निभाएगा। लॉकी नौकर की भूमिका निभाने के बारे में शिकायत करता है, उसे कौन सी भूमिका मिली है, जिस पर थॉर जवाब देता है वह विभिन्न भूमिकाएं निभाएगा, अब उन सबको अभ्यास करना है। प्रदर्शन के दिन यूई थॉर से पूछते हैं क्या वह कहानी बताने वाला बन सकता है, उनके पास एक अभिनेता नहीं है। थॉर सहमत हो जाता है। जियोस भी नाटक देखने के लिए आता है। नाटक की शुरुआत सिंड्रेला के पिता की मृत्यु और सिंड्रेला को उसकी क्रूर सौतेली बहनों के साथ छोड़े जाने से होती है। जैसे बाल्डर जादूगर के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करता है, थॉर कहानी सुनाना जारी रखता है। उसी समय उसके कमरे में कोई आता है। स्क्रिप्ट पर एक ड्रिंक टूट जाती है जिससे यह पढ़ने योग्य नहीं थी। अनुबिस भाग जाता है। अनुबिस मृत्यु का मिश्र का एक देवता है। बाल्डर जादू से यूई के कपड़े बदल देता है जिससे वो खूबसूरत लग रही होती है, जबकि अपोलो को लगता है यह नाटक को और दिलचस्प बना सकता है। इसी बीच डायोनिसस अंगूर के रस का एक टोकरा ले जा रहा होता है। वह पीने के ग्लासों को याद करता है और उन्हें लेने के लिए टोकरा नीचे रख देता है। टोकरा अनुबिस को मिलता है जो उसे पीने के बाद सभी बोतलें चुरा लेता है। डायोनिसस वापस आता है और टोकरा खाली पाकर गुस्सा हो जाता है क्योंकि पास में एक खाली बोतल होती है। डायोनिसस का किरदार यूई का पिता बनना था, अब उसका इस नाटक में कोई किरदार नहीं है, इसलिए वो अब मजे कर रहा है। नाटक में सिंड्रेला कांच की जूती को पीछे छोड़ देती है और राजा उस लड़के को खोजने का आदेश देता है जो जूती पहन सकती है। अपोलो लॉकी से जूते का डब्बा लेता है, लेकिन यह बॉक्स में गुलाबी धुएं का बादल छोड़ता है। लॉकी यूई को पकड़ता है और अपने किरदार से विद्रोह कर देता है क्योंकि वो नौकर नहीं बनना चाहता था। बाल्डर लॉकी से कहते हुए नाटक को बर्बाद कर रहा है। बाल्डर पूछता है क्या इसका मतलब यह है कि कोई भी कांच का जूता लेकर सिंड्रेला को पहना सकता है और उससे यूई की शादी हो जाएगी। जूता किसे मिलेगा इस बारे में बात हो रही होती है। यूई कोशिश करती है कि वह देवताओं को लड़ने से रोक सके। इससे पहले कि वे लड़ना शुरू करते हैं एक आकृति मंच पर दौड़ती हुई आती है। यह अनुबिस होता है जो भूरे रंग के कपड़ों से ढका हुआ है। डायोनिसस जूस लेने के लिए उसका पीछा करता है और इसी अफरा तफरी के साथ दृश्य समाप्त हो जाता है। सब देवता जमीन पर गिरे हुए हैं। देवता उठते हैं, यह सोचते हैं कि क्या हुआ। यूई जूस की वजह से फिसल जाती है जिससे कांच का जूता गिरकर टूट जाता है। यूई सोचती है कि अब क्या करना चाहिए क्योंकि उनका नाटक खराब हो चुका है। हालांकि थॉर अपने कथन के साथ स्थिति को हल करता है और सभी को ये नाटक बहुत पसंद आता है, यहाँ तक कि जियोस को भी। शाम को देवता साथ में समय बिता रहे होते हैं, लेकिन वो इस बात से उदास होते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद वो अलग हो जाएंगे। वो लाइब्रेरी में थॉर के साथ है। यूई उन्हें हौसले देती है, लेकिन तभी बाल्डर अचानक बेहोश हो जाता है। नाटक के बाद बाल्डर अचानक बेहोश हो जाता है। देवताओं को बाल्डर की चिंता हो रही होती है। तभी यूई को याद आता है पिछली बार जब बाल्डर बेहोश हुआ था तो लॉकी ने क्या कहा था। अपोलो और यूई बाल्डर से मिलने के लिए अस्पताल जाते हैं तो वो लॉकी और थॉर को कहते हुए सुनते हैं कि वह बाल्डर को मार देगा, जिससे वे बहुत हैरान हो जाते हैं। लॉकी समझाता है कि जब भी प्रकाश होगा तो अंधकार भी होगा, जो विनाश के देवता के रूप में बाल्डर के अंदर एक शक्ति के रूप में रहता है। यूई कहती है बाल्डर ऐसा कभी भी नहीं करेगा क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है। लॉकी जवाब देता है इसलिए जब विनाश के देवता की शक्तियाँ फैलती है तो प्रकाश के देवता के रूप में बाल्डर का व्यक्तित्व दब जाता है और इसलिए बाल्डर को जल्द से जल्द मानवता को समझना सीखना होगा। तब अपोलो कहता है ऐसा असंभव है क्योंकि बाल्डर अमर है, तो थॉर उसे सही करता है। बाल्डर की माँ सृष्टि ने सभी चीजों से बाल्डर को चोट न पहुँचाने की शपथ ली थी, लेकिन मिसलेटो अभी भी छोटा था इसलिए वह इस शपथ से बच गया। लॉकी के पास जो मिसलेटो तलवार है वह एकमात्र हथियार है जो बाल्डर के दिल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे पहले कि बाल्डर खुद को खो दे और दुनिया को नष्ट कर दे, वह अपने हाथों से बाल्डर की जान ले लेगा क्योंकि बाल्डर लॉकी के लिए एक अनमोल व्यक्ति है, इसलिए वह उसे ऐसा कुछ नहीं करने दे सकता है जो वह नहीं करना चाहता है। बाल्डर ने पहले उसे बचाया था, इसलिए अब बाल्डर को बचाने की बारी उसकी है। देवता और यूई बाल्डर से अस्पताल में मिलने जाते हैं और लॉकी चुपचाप यूई से कहता है कि क्या उसने उन्हें बाल्डर के बारे में बताया, लेकिन यूई इससे इनकार कर देती है। बाल्डर अभी भी क्लास में
नहीं है। हालांकि वह क्लास के बाद यूई बाल्डर से मिलने के लिए जा रही होती है। तभी अपोलो उसे पुकारता है। यूई खुश रहने की कोशिश करती है, लेकिन अपोलो उसके सिर को थपथपाता है। वह रोते हुए कहती है कि उसे लॉकी और बाल्डर के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है और काश बाल्डर पहले ही मानवता को समझना सीख ले। अपोलो उसे दिलासा देता है कि वे बाल्डर को बचाने का कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। अपोलो ने पहले ही दूसरे देवताओं को बाल्डर के बारे में बता दिया है। थॉर दौड़कर आता है और उन्हें बताता है बाल्डर और लॉकी गायब हो गए हैं और सभी उन्हें खोजने के लिए अलग हो जाते हैं। बाल्डर लॉकी से पूछता है कि वह कहाँ जा रही है, लेकिन लॉकी कोई जवाब नहीं देता है। वह बाल्डर को एक चट्टान पर ले जाता है और बाल्डर सुंदर दृश्य देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। बाल्डर हंसता है और अतीत को याद करते हुए कहता है कि तब से लॉकी हमेशा उसे बचाता रहा है। वह जानता है कि अब भी लॉकी उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। लॉकी मिस्लेटो तलवार निकालता है और बाल्डर उसका हाथ पकड़कर तलवार को खुद पर तानता है। थॉर आता है, लेकिन बाल्डर उसे लॉकी को रोकने के लिए नहीं कहता है। बाल्डर जमीन से एक फूल उठाता है जो तुरंत सोने की धूल में बदल जाता है। बाल्डर को पता चल गया है कि हर कोई उसे किससे बचाने की कोशिश कर रहा है और वह अपनी याददाश्त क्यों खो देता है और हर बार ऐसा करने पर लॉकी घाव से क्यों भर जाता है। बाल्डर लॉकी से माफी मांगता है और उसे धन्यवाद देता है। लॉकी चिल्लाते हुए कहता है तुम्हें मुझे श्राप देना चाहिए, और वह बाल्डर को बचा भी नहीं सका। तुम खुद ही सब कुछ कर लेते हो। बाल्डर उसके साथ दुख साझा करना चाहता था क्योंकि वो एक अच्छे दोस्त हैं। लॉकी परेशान है कि उसे हमेशा बाल्डर ने बचाया है, फिर भी वह बाल्डर की जान नहीं बचा सकता है। उसने सोचा कि वह बाल्डर की रक्षा के लिए कुछ भी करेगा। स्कूल में आने के बाद से लॉकी की उम्मीद थी कि यूई और दूसरे देवता कुछ कर पाएंगे, लेकिन अब समय नहीं है। वह मिस्लेटो तलवार को नष्ट कर देता है, यह कहते हुए कि वह ऐसा नहीं कर सकता है। थॉर उसे बताता है कि वह गलत नहीं है और दोनों की बेड़ियां टूट जाती है। बाल्डर मुस्कुराता है और पीछे हट जाता है। वह लॉकी से सब कुछ अपने ऊपर लेने के लिए माफी मांगता है और हमेशा उन पर नजर रखने के लिए लॉकी को धन्यवाद देता है। वह लॉकी को याद दिलाता है कि मिस्लेटो के अलावा एक और चीज है जो उसे चोट पहुंचा सकती है और चट्टान से कूद जाता है। चट्टान से कूदकर बाल्डर समुद्र में गिरने लगता है। बाल्डर अपने भगवान रूप में बदल जाता है और बगीचे को नष्ट करना शुरू करता है। बाल्डर प्रकाश के एक स्तंभ के केंद्र में है जो आकाश तक फैला हुआ है, लेकिन थॉर लॉकी को बताता है कि विनाशकारी प्रकाश ने बाल्डर को पूरी तरह से अपने कब्जे में नहीं लिया है और बाल्डर अभी भी लड़ रहा है। अगर वे उसे उस प्रकाश से बाहर निकाल सके तो वे उसे बचा सकेंगे। वे दोनों बदल जाते हैं और अपोलो भी ऐसा ही करता है। वह यूई से कहते सब कुछ ठीक है। अपोलो घुटने टेकता है और उड़ने से पहले यूई के हाथों पर किस करता है। स्तंभ से प्रकाश की किरणें निकलती है जो स्कूल के कुछ हिस्सों को नष्ट कर देती है। हेडिस जियोस को छात्रों की मदद करने के लिए कहता है, लेकिन जियोस जवाब देता है वो छात्र शुरू से ही आत्माएं हैं। हेडिस और डायोनिसिस की बेड़ियां भी टूट जाती है जब वे कुछ छात्रों को मलबे से बचाते हैं और जियोस छात्रों को वापस प्रकाश के गेंदों में बदल देता है। डायोनिसिस और हेडिस भगवान रूप में बदल जाते हैं और बाल्डर की मदद करने के लिए निकल पड़ते हैं। देवता अपनी शक्ति का उपयोग कर रहे हैं, बाल्डर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जैसे ही लॉकी बाल्डर के पास पहुंचने वाला होता है वह उड़ जाता है। तुसिकेतो और ताकेरो से प्रकाश की किरण से बचाने के लिए ठीक समय पर पहुंच जाते हैं। लॉकी उन्हें कहता है उसे ना बचाए क्योंकि वह कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन ताकेरो उसे डांटता है। वो लॉकी से कहता है उन पर भरोसा रखे। तुसिकेतो मान जाता है और कहता है अगर लॉकी और बाल्डर को कुछ हुआ तो उसे मार दिया जाएगा। इसके साथ ही तुसिकेतो और ताकेरो की बेड़ियां भी टूट जाती है। यूई देखती है गोल्ड कंटेनर भर रहा है, किसी की बेड़ियां जरूर निकल गई होगी। उसके गले में तलवार चमकने लगती है। यूई को याद आता है कि थॉथ ने कहा था तलवार उसे रास्ता दिखाएगी। वह कांच के कंटेनर की ओर भागती है, लेकिन उसे पकड़े रखने वाली जंजीरें टूट जाती है और वह जमीन पर गिर जाता है। जब यूई उस पर अपना हाथ रखती है तो कंटेनर में मौजूद नीला तरल चमक उठता है और तलवार में वो तरल गिर जाता है। यूई कहती है कि वह तलवार से सभी के दिलों की गर्मी महसूस कर सकती है और उसे इसे बाल्डर तक ले जाने की जरूरत है। जैसे ही वह भागती है वह लगभग गिरते मलबे से टकरा जाती है, लेकिन थॉथ उसे बचाता है और उसे अपने मिशन को पूरा करने के लिए कहता है। देवता अभी भी बाल्डर के खिलाफ लड़ रहे हैं और लॉकी अपने दम पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। वह बाल्डर के पास पहुंच जाता है,
लेकिन बाल्डर से बात नहीं कर पाता है। यूई अपोलो के पास जाती है और दोनों और उड़ते। दूसरे देवता कहते हैं वे उन्हें बाल्डर तक पहुंचने में मदद करेंगे। उन्हें बाल्डर से लड़ना चाहिए और उसे बचाना चाहिए। सभी की मदद से एक रास्ता खुलता है और यूई और अपोलो उस ओर उड़ते हैं। पेंडेंट वापस अपनी असली तलवार में बदल जाता है। यूई लॉकी से कहती है यह स्कूल में सभी द्वारा पढ़े गए प्यार और इंसानी भावना का प्रतिनिधित्व करता है और इसे बाल्डर तक उसकी भावनाओं को पहुंचाना चाहिए। लॉकी यूई से कहता है उसे शुरू से ही वो पसंद नहीं थी, लेकिन यह भी कहते कि वह जानती है कि वह बहुत बड़ा छोटा है। वो उसका माथा चूमता है और उसे धन्यवाद देता है। वह बाल्डर की ओर दौड़ता है और तलवार से उस पर वार करता है। बाल्डर वापस अपने मानव रूप में लौट जाता है और विनाश रुक जाता है। बाल्डर लॉकी से कहता है उसने उसे फिर से बचा लिया, जिस पर लॉकी जवाब देता है कि वह वास्तव में परेशानी के अलावा कुछ नहीं है। तकेरू थॉर से पूछते क्या उसे उनके पास जाना चाहिए, लेकिन थॉर जवाब देता है उसका काम उन पर नजर रखना है। बाल्डर कहता है उसने सबकी आवाज सुनी थी जो उसे बुला रही थी और इसी वजह से वह वापस लौट पाया। बाल्डर की बेड़िया भी टूट जाती है। ज्यूस द्वारा बनाया गया ब्रह्मांड ढहने लगते हैं। 8 देवता अपनी बची हुई शक्ति का उपयोग करके यूई को उसके ब्रह्मांड में वापस भेजने का निर्णय करते हैं। हर कोई यूई को प्यार और इंसानी भावना सिखाने के लिए धन्यवाद देता है। यूई उस पल में वापस आ जाती है जब वह अपने दोस्तों के साथ स्कूल से घर लौट रही थी। वह स्टोर हाउस की ओर भागती है। वह तलवार देखने की उम्मीद करती है, लेकिन रोने लगती है क्योंकि वह देवताओं को फिर कभी नहीं देख पाएगी। यूई अपनी जिंदगी जारी रखती है, लेकिन फिर भी अक्सर देवताओं के बारे में सोचती रहती है। एक दिन जब वह अपने घर की सीढ़ियां चढ़ रही होती है तो उसे देवताओं की आवाज सुनाई देती है जो उसे बुला रही होती है। वह सीढ़ियों से ऊपर भागती है और देखती है कि वे वहाँ खड़े हैं। अपोलो फिर से उन्हें प्यार और इंसानी भावनाओं को समझाने के लिए कहता है, जिससे यूई खुशी से रोती है और सहमत हो जाती है।